नमस्कार। आपको याद होगा 50-52 साल पहले एक बहुत ही चर्चित फिल्म आई थी, जॉनी मेरा नाम। और इसमें एक वाकया था कि जब हीरो और विलेन की लड़ाई होती है, विलेन शायद जीवन रहे थे उस समय के। और वो देवानंद जो अभिनेता हैं, जो उसके हीरो हैं, उससे पिट जाते हैं। और पिटने के बाद गुस्से में विलेन जो है, खलनायक जो है, वो नायक से कहता है, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। तो नायक कहते हैं, देवानंद साहब कहते हैं, नाम याद रखना, मेरा नाम जॉनी है, जॉनी। तो आपको ये नहीं लगता कि कल जब अमित शाह अरुणाचल प्रदेश गए, और अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी जगह जो बिल्कुल बॉर्डर पर है चीन के, और वहां पर जा करके उन्होंने विलेज, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसका उद्घाटन किया, बिल्कुल एलएसी से शायद 10-12 किलोमीटर दूर पर वो वहां जाकर के उद्घाटन किया। और जिस तरीके से बदलाव में जो चीन दबाव में लेना चाहता था, उसको काउंटर जवाब दिया। और बहुत कायदे से, क्यों? क्योंकि चीन ने पहले कुछ इलाकों का नाम बदलने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने भी अपनी रणनीति बदली और उसने वहां पर G20 की बैठक की, जिससे वो खफा हुआ। और उसके बाद बहुत डेवलपमेंट होते रहे। लेकिन कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह गए वहां, और अपनी बात रखी, तो उससे चीन बिल्कुल बौखला गया है। और चीन के प्रतिनिधि ने भी उसको विरोध किया है, और उसने कहा कि जगनैन जो है, वो जिसको अपना नाम वो बताते हैं अरुणाचल के उस हिस्से को, जगनैन जो है वो चीन का हिस्सा है। और ऐसा करके भारत ने जो है उसकी चीन की संप्रभुता के खिलाफ में जाकर कार्रवाई की है। लेकिन अमित शाह हैं, और उन्होंने अपनी जाके जिस तरीके से देश की बात को रखा है, वो अपने आप में काबिल तारीफ रही है। इस पूरे मामले में तनाव बढ़ेगा, आगे सब कुछ चीजें होंगी। होगा क्या, ये इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विद्वान, दो जानकार मौजूद हैं। मेजर जनरल A K श्रीवास साहब, जो चीन में खुद तैनाती रह चुकी है 80 के दशक में जिनकी। और उसके अलावा हमारे साथ में है देश के प्रमुख राजनयिक रह चुके, जो लेखक भी हैं, दिलीप सिन्हा साहब। आप दोनों सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने नवोदय टाइम्स पंजाब की से बातचीत करने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो दिलीप साहब, ये बताइए कि इस कदम को, भारत के इस साहसपूर्ण कदम, और गृह मंत्री के साहसपूर्ण कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? और भारत की किस कार्रवाई को एक देश की तरीके से कैसे देखा जाना चाहिए, एक गृह मंत्री की तरीके से कैसे देखा जाना चाहिए? अ, अकु जी, चीन की जो नीति रही है पिछले कुछ वर्षों से, जी। शी जिनपिंग के राष्ट्र पद पर आने के कुछ वर्षों में वो बहुत ही आक्रामक रही है। और इसका एक कारण था कि शी जिनपिंग चाहता है कि वो अपने आप को माओ के स्तर पर ले जाए। और जो चीन की जो परंपरा रही है कि एक अध्यक्ष केवल 2 टर्म रहता है, वो उसमें तोड़कर तीसरा टर्म ले लिया है। तो अब वो चाहते हैं कि चीन, उनके उनका जो कार्यकाल है उसमें जो प्रमुख जो जमीन है जो चीन के बाहर जो सब जो चीन क्लेम करता है, उसमें एक ताइवान है और दूसरा शायद वो जांगनान, जिसे अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं वो लोग, उसे रखते हैं। ताकि चीन की जो ये परिकल्पना है कि चीन का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था जब भी, चाहे वो तांग डायनेस्टी में हो या युआन डायनेस्टी में हो या चिंग डायनेस्टी में हो, तो जो भी सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो भी इलाका क्षेत्र किसी भी समय चीन के साम्राज्य का हिस्सा रहा हो, वो चीन का हिस्सा चिरकाल के लिए हो जाता है। जी। तो चीन का ये दावा है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। और तिब्बत में दलाई लामा को सब लोग मानते हैं। तो आसपास के जो भी बौद्ध इलाके हैं, और यहाँ तक कि हिमालय का जो पूरा जो इलाका है, उस पर चीन अपना आधिपत्य मानता है कि वो सारा तिब्बत का हिस्सा है। इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के नाम से बुलाता है, जांगनान। और चीन की ये जो नीति है नाम बदलने की, ये बहुत पुरानी नीति है।
उसकी एक समस्या भी है चीन के साथ, क्योंकि चीन की लिपि आपको मालूम है कि वो अल्फाबेटिकल लिपि नहीं है, उसमें वर्णमाला नहीं होती है, वो संकेतात्मक लिपि होती है। तो उसमें किसी विदेशी नाम को लिखना असंभव है। तो विदेशी नाम को वो लोग पहले उसका चीनीकरण करते हैं, और चीन के कुछ मूल शब्दों को लेकर उससे उस नाम को उच्चारण करते हैं। तो तिब्बत को तिब्बत नहीं बोलते हैं, तिब्बत को वो लोग जांग बोलते हैं और शी जांग बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को अ, जांगनान यानी दक्षिण तिब्बत बोलते हैं। अब चीन की क्या नीति है ये तो कहना मुश्किल है। अभी क्या चीन चाहता है कि जैसे ताइवान पर वो अपना कब्जा करना चाहता है और वहां पर बहुत सारे आक्रामक अभी उन्होंने एक्सरसाइज किए हैं, वो जांगनान पर भी, अरुणाचल प्रदेश पर भी करेगा या नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है अभी। लेकिन ये बात निश्चित है कि चीन इस पर अपना दावा करता है, और उसका प्रयास रहेगा कि जब भी भारत कमजोर हो तो वो जितनी जमीन ले सके उतना लेने की कोशिश करेगा। तो हमें इसमें हमेशा सतर्क रहना होगा, और चीन की ये जो नीति है उसका हमें सख्ती से मुकाबला करना होगा। जनरल सेवा साहब, जैसा कि सिन्हा साहब बता रहे थे और हम सबको पता है कि उसके 14 देशों से जो सीमाएं लगती थी वहां सबसे विवाद रहा है। उससे हल भी हो गया है, लेकिन वो कभी अपनी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वो बताता नहीं है और कभी सीमा के विवाद को हल नहीं करना चाहता है। अभी भी उस ढर्रे पे चलना चाहता है या कुछ और उसका, और सीमा पर कब्जा करना ज्यादा उसकी नियत रही है और आगे भी रह रही है? क्या लगता है आपको? हाँ, देखो श्रीवास्तव साहब, ऐसा है, ये सच्चाई है कि चीन के जो लैंड बॉर्डर है वो 14 देशों से है, और उसने 12 देशों से किसी न किसी तरीके से समझौता कर लिया है। उसने भारत और भूटान से नहीं किया, और वो जानबूझ के नहीं किया क्योंकि भारत को वो अंडर प्रेशर डालना चाहता है। और अब सुनने में आया है कि वो प्रेशर डाल के भूटान से अपने टर्म्स एंड कंडीशन में उस भूटान से भी समझौता करने वाला है, और स्पेशली डोकलाम को लेके वो डोकलाम को अपनी तरफ लेना चाहता है, जिससे वो भारत की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चुंबी वैली बोलते हैं उसको डोमिनेट कर सके, और जिससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाए कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी अभी सुनने में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारत के साथ उसने लैंड डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं किया, ये एक उसने सोचा समझा साजिश है, और भारत को एक प्रेशर डालने के लिए। और अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आप जो बाउंड्री इश्यू को भूल जाएं, जो बाकी चीजें हैं, बायलैटरल रिलेशन को हम बढ़ाते हैं, हमारा ट्रेड 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। मगर भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि जब तक पीस और ट्रंक्विलिटी लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं आएगी, दिस कांट बी ए बिजनेस एज यूजुअल, हमारे रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते। और ये मुझे लगता है अब चीन को भी समझ आ गया है। अब देखते हैं कि चीन की मंशा क्या है। देखो, सच्चाई तो यह है कि चीन एक एक्सपेनिज्म देश है। वो ज्यादा से ज्यादा इलाका को घेरने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से इमेजिनरी केस बनाता है, फैब्रिकेट करता है फैक्ट्स। और इस तरीके से वो, अगर आप देखें, वो बोलता है कि एक तिब्बत पाम है और उसकी 5 उंगलियां हैं। जो 5 उंगलियां हैं वो स्टार्ट हो जाती है लद्दाख से, फिर नेपाल से, भूटान से, फिर सिक्किम से, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो वो इनको भी कहता है कि वो सारी की सारी उसके उसकी अपना इलाका है और उसको लेना चाहेगा। मगर आज की तारीख में वो ज्यादा प्रेशर और बाकी इलाकों पे नहीं डाल रहा, वो ज्यादातर डाल रहा है अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख पे। अरुणाचल प्रदेश को जंगनान जैसे बताया था एम्बेसडर साहब ने, वो साउथ तिब्बत मानता है। मैं उसको काउंटर एक हिसाब से करूंगा, इससे पहले आगे जाऊं। अगर वो साउथ तिब्बत है तो 1962 के अंदर जब चीन प्लेन्स के इलाके असम तक आ गया था, पूरा अरुणाचल प्रदेश ले लिया था उसने, तो यहां से वो वापस क्यों गया अगर वो जमीन उसकी थी? तो वाकई बात है, ये आफ्टर थॉट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हैज बीन ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये समझते हैं कि जो चीन है वो जो कार्रवाई कर रहा है वो कहां तक सफल हो सकता है और उसका मंशा क्या है। जैसा मैंने बताया कि वो प्रेशर हमारे को अब डाला अरुणाचल प्रदेश पे, और हम बार बार अरुणाचल प्रदेश के कहते हैं कि वहां का तो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है नहीं। वहां पर जो बाउंड्री है वो मैकमोन लाइन पे है, जिसको वाटरशेड प्रिंसिपल पे कहते हैं। मतलब कि वाटरशेड जो प्रिंसिपल है उसको आइडेंटिफाई ग्राउंड पे करना बहुत आसान है कि सबसे बड़ी चोटी जहां पर पानी फेंका जाए
तो जिस तरफ पानी जाएगा उस तरफ से आप एक प्रकार वो बाउंड्री बांधते हैं। तो ये सच्चाई है कि चीन का मुद्दा ये है कि आपके ऊपर अरुणाचल में प्रेशर डाला जाए, जिससे आप कुछ दें उसको। जो अक्साई का एरिया उसने ले रखा है वेस्टर्न बॉर्डर पे, जो कि वेस्टर्न सेक्टर है उसका, ईस्टर्न लद्दाख हमारा, उसको हम मान लें कि वो चीन का हिस्सा है। और इसी प्रकार से जो सक्साम गांव वैली है, जो पाकिस्तान ने उसको एक प्रकार से गिफ्ट दी थी, तो अगर हम एक्साइचिन को चीन का हिस्सा मान लें तो हो सकता है वो जो ये अरुणाचल प्रदेश का क्लेम बार बार उठाते हैं इसको नहीं लगाएं। ये मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है चीन की। मगर डर की बात क्या है कि चीन ने अपना कुछ चंद एक टाइम में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर लिया। और चाहे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप देखें, उसकी सड़कें, उसके ब्रिजेज, उसके रेलवे लाइन, वेस्टर्न हाईवे जो है उसका सिंगजांग से लासा, उसके साथ एक पैरेलल और हाईवे बना रहा है, एक रेलवे लाइन बना रहा है, बहुत बड़ी रेलवे लाइन आएगी तिब्बत ऑटोनमस रीजन में, एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बना लिए हैं, एयरफील्ड को अपग्रेड कर लिया है। तो ये ऐसा लगता है कि जो चीन है उसकी मंशा है कि भारत को प्रेशर डालना और फ्लाइमी स्लाइसिंग करना। और जो 93, 95 और 96, 2012, 13 के जो प्रोटोकॉल हैं उनको उसने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। कि जो अभी वो भी मॉडर्न विलेजेस बना रहा है, उसका मुद्दा यही है कि हान पॉपुलेशन को सेटल करना बॉर्डर पे। और वो गांव नहीं बट डिफेंडेड लोकेलिटी है, लड़ाई के टाइम में उनका इस्तेमाल लड़ने के लिए। तो एक प्रकार से जो चीन है वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए भारत जो है 15-20 साल से, स्पेशली 10 साल से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। हमने अपनी सड़कें भी बनाई हैं, रोड रेलवे लाइन भी बनाई है, ब्रिजेज बनाए हैं, टनल बनाए हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। स्पेशली हमने सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया है। और इसी प्रकार से जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर, जिसको मैं अरुणाचल प्रदेश कह रहा हूं, उसमें हो क्या रहा है कि हमने, हमारा माइंडसेट शायद थोड़ा सा अलग था। पहले हम समझते थे अगर हम अरुणाचल प्रदेश में सड़कें बनाएंगे तो चीन इसका इस्तेमाल कर लेगा और चीन अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, और इसलिए हमने इस इलाके को डेवलप नहीं किया। मगर 10-15 साल से हमारा सोचने का तरीका बदला है। जब हम इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रांग हुए हैं, हमें लगने लगा है कि हम कमजोर नहीं है, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं चीन को। तो हमने अपने इलाका जो अरुणाचल प्रदेश का और सिक्किम का इलाका उसको डेवलप करने की किया है। और अब जो है हमने सड़कें भी बना ली हैं वहां पर, हमने वहां टनल भी बना ली, जैसे सैला टनल आ रही है, ब्रिजेस बनाए हैं, एयरफील्ड बनाई हैं। तो ये एक बदला हुआ भारत का नमूना स्पेशली अरुणाचल को देख। अभी भी मैं कहता हूं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, तो अभी भी हम 10 से 15 साल पिछड़े हुए हैं चीन के मुकाबले, क्योंकि चीन ने 60 साल पहले स्टार्ट कर दिया था और हमने अभी सही मानों में 10 साल पहले किया है। जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। मगर एक जो अप्रोच फॉल्टी थी वो क्या थी कि जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते थे, या तो वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट नहीं होता था, कंप्लीट नहीं होता था, या वो स्टार्ट नहीं होता था क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू आते थे। इस गवर्नमेंट ने वन होलिस्टिक व्यू लिया और ये जो इन्वायरमेंटल इशू हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फास्ट ट्रैक पे इनका अप्रूवल दिया। और आज की तारीख में सड़कों का जाल बिछ गया है पूरे बॉर्डर एरिया में। और बड़ा खुशी से बता रहा हूं मैं इस बात को, जिस प्रकार से सड़कें आ गई, रेलवे लाइन आ गई, जिस प्रकार से आपके ब्रिजेज आ गए, एयरफील्ड आ गए, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और इसी डेवलपमेंट के कारण अब मुझे लगता है चीन बहुत डरने लगा है। और इसी जी डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप, मैं जो बात कर रहे थे शिवाज साहब कि किस लिए गए हैं होम मिनिस्टर, और वो भी किबितू में। किबितू एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, जो कि जहां चीनी 1962 में सबसे पहले जो भारत के अंदर घुसे थे, तो किबितू को लिया था 20 से 28 अक्टूबर 1962 को। ये लोहित नदी के किनारे पे है और ये 10 किलोमीटर जो है साउथ ऑफ एलएसी है और 20 किलोमीटर वेस्ट में है, जहां पर भारत, म्यांमार और चाइना का जंक्शन पॉइंट है। और वहां जाके ये बताना कि भारत जो है आज की तारीख में करीब करीब 3000 वाइब्रेंट विलेज बनाएगा
और वो होंगे 5 स्टेट में, 19 डिस्ट्रिक्ट में। और उसका जो फेज 1 है, 662 जो गांव हैं, उसमें से 455 जो गांव हैं वो अरुणाचल में बनेंगे। तो किबितु को एक प्रकार से जो अभी मॉडर्न गांव बनाया जा रहा है, विलेज, और इसके अंदर जो सारी फैसिलिटी होंगी, जिस प्रकार से वहां पर हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल भी होगा, उसके पास आपके पास एक प्रकार एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम भी होंगी, नेट भी होगा। तो जो लोग वहां से पलायन कर देते थे, जो लोग पीछे आ जाते थे सर्दियों में, जो लोग ये सोचते थे कि हम रह नहीं सकते वहां पर, हमारे पास कुछ साधन नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं है, अब वो लोग बाहर रह पाएंगे। अब वो जी, स्टेक होल्डर हो गए। अब वो कंधे बिल्कुल से सही। कंधा मिला के भारत के साथ फौज से लड़ेंगे। दे विल बी आर ईयर्स एंड आई। तो ये बदलाव भारत का आया है, ये बदलाव काबिले तारीफ है कि आज की तारीख में भारत जो है, चीन की तरह बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अपने गांव को जी, मॉडर्न कर रहा है, और अपने लोगों को एक प्रकार से इंपावर कर रहा है बॉर्डर एरिया में। जी दिलीप जी, अभी जो भूटान के साथ हमारे संबंध है, और जिस तरीके से चीन ने अभी भूटान के साथ, अभी तक उसका सीमा समझौता नहीं हुआ भारत और चीन के साथ, जैसा कि अभी जनरल शिवाज बता रहे थे। लेकिन भूटान के लिए तो हम तो कवच का काम करते रहे हैं। भूटान हमारा मित्र देश रहा है। अभी भूटान नरेश यहाँ हमारे देश में आए थे। आप उसकी यात्रा को किस तरह देखते हैं, और उनके एटीट्यूड को किस तरह देखते हैं? उनका रवैया चीन के प्रति कितना सॉफ्ट था या भारत के प्रति कैसा है? इसको भी हमें जरूर आंकना होगा इस संवेदनशील मामले में। आपने ठीक कहा कि भूटान के साथ जो हमारे संबंध है बहुत संवेदनशील संबंध है। लेकिन भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। और भूटान का जो नेतृत्व है, जो पुराने राजा थे और जो वर्तमान राजा हैं, वो बहुत ही समझदार, बहुत ही अ, सुशील शासक हैं। और वो जानते हैं कि भूटान के अ, जो इंटरेस्ट हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं। और चीन का जो संबंध है वो एक साम्राज्यवादी संबंध है भूटान के साथ। चीन ने अभी करीब 100 साल पहले ही चिट्ठी लिखी थी भूटान के नरेश को कि तुम तो हमारे आधिपत्य में आते हो, हमारा शासन है तुम्हारे ऊपर, तुम उस समय ब्रिटिश राज था इंडिया में, तुम ब्रिटेन की तरफ क्यों जाते हो। तो ब्रिटेन भूटान को ये मालूम है और वो समझते हैं इस बात को कि चीन के साथ उनके संबंध, जैसे ही चीन उसमें घुसेगा भूटान में, वो चीन उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जो भूटान के प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि डोकलाम का जो बॉर्डर है वो त्रिदेशीय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो तो हमने भी कहा है कि वहाँ 3 देश आते हैं, वहां पर भूटान भी है, चीन भी है और भारत भी है। तो जो भी समझौता होगा उसमें तीनों देशों को मिलकर समझौता करना होगा। इसलिए उसमें कोई नई बात नहीं की थी वहां पे, और नहीं कोई ऐसी बात की जिसपे कि हम आपत्ति कर सकें। लेकिन चीन का क्या रवैया है ये हमें समझना होगा और भूटान को भी समझना होगा। चीन चाहता है कि भूटान को पहले भारत से अलग करे, ताकि उसके बाद भूटान अकेला पड़े, भारत और भूटान के संबंध में थोड़ी कटुता आए, और उसके बाद चीन भूटान पर कब्जा करेगा। और जैसा कि जदल साहब ने कहा, भूटान पर कब्जा करने के बाद जो चिकन स्नेक भारत का है उसे काटेगा वो, ताकि उत्तरी पूर्व का जो इलाका है उसे अलग किया जा सके भारत से। ये चीन की दूरगामी नीति है, और इस नीति पर चीन धीरे धीरे प्रगति करता रहेगा। तो हमें अपने अपने संबंध भूटान के साथ मजबूत रखने होंगे हमेशा। जो हमारी नीति रही है भूटान के साथ, भूटान की सहायता करने की, भूटान के साथ में व्यापारिक संबंध, अपना निवेश बढ़ाने की। आज भूटान दक्षिण एशिया में उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे नंबर 2 पे है। मालदीव्स के बाद भूटान का नंबर है, भारत से ज्यादा उसकी पर कैपिटा इनकम है। और वो सिर्फ इसलिए है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं। और भूटान नहीं चाहता है कि चीन का वहां पर किसी प्रकार का प्रेजेंस हो। यहाँ तक कि चीन के दूतावास भी नहीं चाहता अपने थिम्पू में वो। और चीन को अलग करने के लिए भूटान ने एक नीति अपनाई है कि किसी भी परमानेंट 5 जो सुरक्षा परिषद के हैं उनमें से किसी देश का दूतावास थिम्पू में नहीं होगा। और इसी नीति के आधार पर भूटान ने कहा है कि अ, चीन का भी दूतावास भूटान में नहीं होगा, क्योंकि भूटान जानता है कि जैसे ही चीन का दूतावास खुलेगा थिम्पू में, चीनी लोग भूटान में अपना वो जो कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र करते हैं वो करना शुरू कर देंगे, और भूटान में उपद्रव पैदा करने की कोशिश करेंगे।
तो हमें जो हमारे संबंध है भूटान के साथ वो अभी बहुत ही मैत्रीपूर्ण है, और हमें इसमें बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार की राजनीति, किसी प्रकार की कटुता नहीं आने देनी चाहिए हमें। जी। आप अमित शाह की यात्रा को कैसे देखते हैं, खास तौर से अरुणाचल में जब जो गए हैं वो, और पहले जितने गृह मंत्री रहे हैं, उसको तुलनात्मक रूप से, क्योंकि आपने बहुत सारा उस कार्यकाल को भी देखा है। कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो यात्रा हुई है बहुत ही अच्छी यात्रा है। ये एक जो जो चीन ने चुनौती दी थी भारत को अरुणाचल में गांवों और पहाड़ों के नाम बदलकर, उस चुनौती का जवाब है कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, और हमारी जो नीति है कि अरुणाचल हमारे देश का हिस्सा है और रहेगा, और हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस नीति को प्रबल रूप से हमने स्थापित किया है, बिल्कुल सीमा तक जाकर के उन्होंने चुनौती दी है। और ये सीधे रूप से चीन का जो कार्य, जो काम था नाम बदलने का, उसके उसका 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 एक एक प्रकार से प्रतिकार है। और ये नीति हमें बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए थी। किया था पहले लोगों ने, जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि विकास का जो बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया जो हो रहा था, कम्युनिकेशन डेवलप करने का, ये नीति करीब 15 साल से भारत चला रहा है। लेकिन जो हमारी पुरानी नीति थी कि हम बॉर्डर के एरिया को डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि अगर डेवलप करेंगे तो चीनी घुस आएंगे, वो एक बिल्कुल ही गलत नीति थी। और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं कि हमारे तरफ से जब लोग बॉर्डर पे जाते हैं तो कम से कम 5-6 दिन की यात्रा लगती है। और चीन चूंकि तिब्बत में इलाका उतना उतना कठिन नहीं जितना कि हिमालय पर्वत का इलाका है, इसलिए चीनी बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहते हैं, और हम बहुत समय लेकर दूर से पहुंचते हैं। तो हमें इस क्षेत्र का विकास करना होगा, और जो हमारे लोग वहां पर जो रह रहे हैं उनका 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 विकास करना होगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि लोग जो सीमावर्ती गांवों में हैं वहां से गांव छोड़कर अंदर नहीं आ जाए सिर्फ ये देखकर कि वहां पर रोजगार के अवसर नहीं है या वहां पर विकास नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना विकास भी बिल्कुल सीमा तक ले जाएं, और वहां के लोगों को भी विकास का जो फल होता है, जो 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 डेवलपमेंट का जो फ्रूट्स होता है, वो उनको देखने को मिले। जनरल तिवारी, अब आप कैसे रणनीतिक बदलाव देखते हैं, चीन की तरफ से और भारत की तरफ से भी? हाँ देखो, सच्चाई यह है कि चीन तो शुरू से ही अग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं। हमें ये समझना चाहिए चीन जो है बहुत आगे की सोचता है, और अभी तक हम आगे के नहीं सोचते थे, अभी बदलाव आया है कि हम दूर की सोचने लगे। जो चीन है वो ये देख रहा है कि किस प्रकार से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके भारत के ऊपर प्रेशर डाले, इस्लामी स्लाइसिंग के लिए एक्सपेनिज्म उसका एक प्रकार से पूरा बर्ताव है। और कल को भारत के साथ अगर युद्ध होता है तो हमें ये पता है कि हमें अकेले ही चीन से लड़ना है, क्योंकि और कोई देश आपके साथ फुट ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे। अमेरिका जो है आपको वेपन और अम्यूशन या आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस वो दे सकता है। तो इसलिए भारत को भी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, और भारत उस तरफ चल रहा है। भारत ने जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप किया है, पूरा लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और स्पेशली हम जो ईस्टर्न सेक्टर को छोड़ के जो कि सेंट्रल सेक्टर है, जहाँ जिसको बोलते हैं हम उत्तराखंड और हिमाचल, प्लस जो कि ईस्टर्न लद्दाख है, वहां पर काफी हद तक अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। और अगले 5-7 साल में हम कैचअप कर लेंगे चीन को। मगर जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। और उसमें जो बात अम्बेसडर साहब भी करते, जो मैंने भी पहले बताया कि वो हमारी जो पहली नीति थी कि हमने डेवलप नहीं किया इन इलाकों में। मुझे याद है जब मैं 86 से 88 वहां पर टूटिंग में होता, टूटिंग मचुका जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास है, वहां जाने के लिए बटालियन हेडक्वार्टर तक हमें 6 दिन पैदल चलना पड़ता, और उससे 3-4 दिन आगे कंपनी लोकेलिटी थी। तो सड़कें बिल्कुल नहीं थी, रोड ट्रैक बिल्कुल नहीं थे, या तो आपके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड थे या आपको पैदल चलना पड़ता। आज की तारीख में क्या हो रहा है, आपके पास सड़कें बॉर्डर एरिया तक। आज आपके मॉडर्न विलेज बनेंगे, वाइब्रेंट विलेज बनेंगे, वहां पर कनेक्टिविटी आएगी, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। अब वो कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन होगी, पीछे से लोग अभी वहां जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट होगी और बहुत ज्यादा। एक प्रकार इस डेवलपमेंट के कारण दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने देश को हमने आगे बढ़ना है तो हमें दोनों फ्रंट में अच्छा करना है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग और मिलिट्री भी स्ट्रांग।
आज की तारीख में हम फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड में, और इसी प्रकार फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आने वाले समय में हम थर्ड लार्जेस्ट बनेंगे जर्मनी और जापान को छोड़ के। इसके कारण हमारा एक बड़ा न्यू बिल्ड कॉन्फिडेंस आया है, और इसका एक उदाहरण है कि आज हमने स्ट्राइक को रेज कर दी है अपने जो नदर बॉर्डर में, कि जब तक पहले हमारा माइंडसेट था कि अगर चीनी आ गए तो हम कैसे डिफेंड करेंगे, आज हमारा माइंडसेट है हम चीन में कैसे जा सकते हैं। और ये चीन को भी भली भांति मालूम है कि हमारे पास दो स्ट्राइक कोर हैं जो कि अंदर ही घुस सकती हैं चीन में। तो मुझे लगता है हम राइट ट्रैक पे हैं। हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पेस को और बढ़ाना है, और सबसे ज्यादा ध्यान हमने जो अरुणाचल प्रदेश में देना है, जो काफी पिछड़ा हुआ था, जहां पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की लास्ट 10-15 साल से ही स्टार्ट हुई है, मगर वो बड़ी फास्ट पेस से चल रही है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो कनेक्टिविटी और जो अभी होम मिनिस्टर गए हैं, देखो ये एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, जो किबिथु, हम पहले क्या करते थे, किबिथु इज द लास्ट विलेज फ्रॉम इंडियन साइड, अब क्या करें हम, किबिथु पहला गांव है भारत में। तो एक पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया है कि भारत जो है अब हर गांव को डेवलप करना चाहता है, हर गांव को वाइब्रेंट बनाना चाहता है, स्पेशली बॉर्डर एरिया में, क्योंकि दे विल बी आवर ears and eyes, they will be the one which will be fighting along with us, और ये हमारे स्टेक होल्डर होंगे जब लड़ाई होगी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, और ये डेवलपमेंट बहुत फर्क डालेगी। मगर जहां पॉइंट आ रही थी भूटान जी। की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ एम्बेसडर साहब से। कुछ एक चंद एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर। और भूटान, इसमें कोई शक नहीं, भारत का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि उसकी 98% इंपोर्ट और 90% इंपोर्ट भारत के साथ है, और क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है तो उसकी जो ट्रेड रूट्स हैं वो भी भारत के तरफ है। अगर उसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन चीन से नहीं है, ये भी सच्चाई है कि भूटान और चीन के बीच में हिमालय है, और जबकि भूटान और भारत के अंदर प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं तो कनेक्टिविटी भी भारत की तरफ से ही है। मगर चीन एक बड़ा चालाक देश है, और वो चालाकी से उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर आप भूटान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट देखें, वो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो उसका ईस्टर्न सेक्टर है, एक सेंट्रल सेक्टर, एक वेस्टर्न सेक्टर। जो डोकलाम है वो वेस्टर्न सेक्टर में है, और सेंट्रल सेक्टर जो है उसका अंदर 2 वैली हैं वहां पर, और ईस्टर्न सेक्टर जो है वो अभी तक डिस्प्यूटेड नहीं था। मगर अब चीन ने क्या किया है कि ईस्टर्न सेक्टर, जिसको साकाटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, उसको भी डिस्प्यूटेड कर दिया, जो कि हमारे तवांग से 20 किलोमीटर वेस्ट में है। तो इसका मतलब अब चीन प्रेशर डाल रहा है कि आप साकाटांग वाइल्ड लाइफ भी हमारी है, सेंचुरी भी है, और सेंट्रल सेक्टर में भी ये है, और डोकलाम में। अब ये कह रहा है चीन कि आप डोकलाम में हमें कंसेशन दे दो, हम आपको कोई कंसेशन सेंट्रल सेक्टर में दे देंगे, और जो ये सकाटांग वैली का जो हमने डिस्प्यूटेड बता रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर में, हम उसको रेज नहीं करेंगे। तो ये एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार से लोटस शेयरिंग जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि तीनों स्टेक होल्डर हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब 2017 में 73 दिन एक प्रकार से स्टैंड ऑफ चला था, उसके बाद चीनी वापस चले गए थे। तो ये भी सुनने में, आमचू एक नदी है, उसके अंदर उन्होंने मॉडर्न विलेज बनाए, जो भूटान का इलाका चीन ने बनाए हैं, और जामफरी रिज को घूम के आ गए हैं। मतलब कि पीछे से जाके जामफरी रिज पे सड़क बना ली है, जिससे वो चुंबी वैली को डोमिनेट करने पाए। तो ये बातें भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि भूटान एक छोटा देश है, मित्र देश है, कहीं प्रेशर में तो ना आ जाए चीन में। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है ओवरऑल हम सोच समझ के चल रहे हैं, और मैं इस बात से सहमत हूं एम्बेसडर साहब की, हमें अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन में हर चीज को देख के सोच के चलना है। छोटे देश से मित्रता रखनी है, छोटे देश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और रणनीतिक तौर पे हमें बहुत सोच समझ के चलना होगा, ताकि चीन जो भय बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो उस पर कामयाब ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल शिवा साहब आपका और सिन्हा साहब आपका, कि आप लोगों ने बड़े गहरे इंसाइट दर्शकों को दिए। शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब के से बातचीत करने के लिए।